Assalamualaikum everyone. Today we will discuss section 3.4.3 which is operators in JavaScript. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे कि JavaScript के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं. In JavaScript, operators are symbols used to perform operations on variables and values. Basically, operators क्या होते हैं? Symbols होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. ऑपरेशन जो है वो वेरिएबल्स या वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म हो रहे होते हैं. इन सिंपल वर्ड्स हम बात करें कि ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना है. तो एडिशन का फंक्शन कैसे परफॉर्म होगा? हमारे पास दो वैल्यूज होंगी. फॉर एग्जांपल एक 2 और 3. बीच में एक सिंबल होगा, ठीक है, जो कि एडिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा बेसिकली. वो फॉर एग्जांपल ये एडिशन का फंक्शन सॉरी एडिशन का सिंबल है, दिस वन. अब ये क्या चीज होगी? यही ऑपरेटर्स है. ये जो बीच में सिंबल्स यूज हो रहे हैं ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त, ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं. इसी तरीके से अगर हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम लोग दो नंबर्स लेंगे और उनके बीच में जो साइन होगा, जो सिंबल होगा, विच इज ऑपरेटर. इसी तरह से जब हमने मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को, तो उसके बीच में हम जो सिंबल लेंगे वो होगा मल्टीप्लीकेशन का. डिवीजन परफॉर्म करते हुए जो हम लोग ऑपरेटर लेंगे, मतलब डिवाइड करना है दो नंबर्स को, लाइक हम लोग ले सकते हैं 2 और 3 को डिवाइड करना है, तो हम बीच में जो ऑपरेटर लेंगे वो जी ऑपरेटर होगा. इसी तरह से हमने मॉड्यूलस लेना है. मॉड्यूलस बेसिकली क्या होता है कि हम लोग डिवाइड कर देते हैं, लास्ट में जो रिमेनिंग आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है. ठीक है. तो मॉड्यूलस में बेसिकली हम लोग रिमाइंडर ले रहे होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल 17 है, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मॉड्यूलस ले लेते हैं 20 के साथ. जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे और लास्ट में जो आंसर आएगा वो क्या होगा? हमारे पास मॉड्यूलस होगा. तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स ये सिंपल होते हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का या फिर मॉड्यूलस का. ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स क्या होती हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की. ठीक है. डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी होते हैं. आज हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज एडिशन. ये हमारे पास ऑपरेटर है. ये क्या करता है? दो नंबर्स को ऐड कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल एक 5 नंबर है और एक 3 नंबर है, इन दोनों को ऐड करेगा. ये बीच में जो है वो ऑपरेटर है और आंसर हमें दे देगा 8. इसी तरीके से हमारे पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर होता है विच इज माइनस. सब्ट्रैक्ट कर रहा होता है एक नंबर को दूसरे नंबर से, लाइक 10 - 4. ठीक है, और आंसर आ गया 6. एक मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर होता है जो क्या करता है? दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल 7 × 2 एंड आंसर विल बी 14. ओके, एक जो होता है डिवीजन का ऑपरेटर. डिवीजन का ऑपरेटर क्या परफॉर्म करता है? डिवीजन परफॉर्म कर रहा होता है. ठीक है. इसका एग्जांपल है 20 ÷ 4, आंसर आ गया 5. तो हम लोगों ने यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज किया. देन आ गया मॉड्यूलस. मॉड्यूलस क्या करता है? रिमाइंडर देता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 17 मॉड्यूलस 5. इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 17 के साथ. 5 × 3 = 15. आंसर रिमेनिंग जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा यहाँ पे 2. तो ये जो 2 है ये हमारे पास क्या है? ये रिमाइंडर है. तो ये सब ऑपरेटर्स थे. मॉडुलस ऑपरेटर इज वेरी यूजफुल व्हेन यू वांट टू नो द रिमाइंडर व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर डिवीजन. ठीक है. मॉडुलस ऑपरेटर बहुत यूजफुल होता है जब आप ये चीज जानना चाहते हो कि आखिर में क्या रिमेनिंग रह गए. ओके, अब ये जो ऑपरेटर्स हैं ऑब्वियसली ये HTML और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में यूज होते हैं. जावास्क्रिप्ट में हम लोग लॉजिक लिख रहे होते हैं. ठीक है. तो वहां पे हम लोग ये ऑपरेटर्स यूज कर रहे होते हैं. अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल ही समझते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास, द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड शोज हाउ टू यूज डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर विद वेरिएबल. अब ये एक एग्जाम्पल है, ये कोड है. ठीक है. और इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने दो ऑपरेटर्स यूज किए हैं. द फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑपरेटर एंड द सेकंड वन इज मॉड्यूलस ऑपरेटर. ओके. हम लोगों ने HTML कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज किया है, तो इस वजह से हम लोगों ने स्टार्टिंग में HTML का टैग यूज किया है. इसके बाद आप हेड के टैग के अंदर टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग जो है वो एग्जांपल कर रहे थे ऑपरेटर्स की, तो इसलिए हमारा जो फोकस है वो ऑपरेटर्स की तरफ है. तो इसलिए हमने यहाँ पे टाइटल नहीं दिया, वरना हम लोग यहाँ पे हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल भी ऐड कर सकते हैं. हो गया. अब क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो हम लोगों ने कौन सा टैग यूज करना है? स्क्रिप्ट का टैग यूज करना है. हम लोग जस्ट इस तरह से भी स्क्रिप्ट का टैग यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे किस तरह से किया है? स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने टाइप भी लिख दी है कि इसके अंदर हम लोग क्या करें. इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं. ठीक है, ये सारा टेक्स्ट है, तो इसलिए हम लोगों ने इसकी टाइप भी लिख दी है. लेकिन अगर हम लोग नहीं लिखना चाहते तो फिर भी ये वर्क करेगा. ओके. अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करें? नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं. हमें कैसे पता चला कि इस लाइन के अंदर हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं? क्योंकि ये जो कीवर्ड लिखा हुआ है वार, इसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं. द फर्स्ट वन इज A, द सेकेंड वन इज B एंड द थर्ड वन इज रिवॉर्ड. हम लोग
थ्री वेज से वेरिएबल को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तीनों का एक ही मतलब है। एक हम लोगों ने यहाँ पे जो भी किया है वो वार्ड के थ्रू किया है। हम लोग एक वेरिएबल्स बना रहे हैं। वेरिएबल हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि उसके अंदर हम लोग कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर कर सके। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से करके एक वेरिएबल बना दिया, दूसरा वेरिएबल बना दिया और तीसरा वेरिएबल बना दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग इस कीवर्ड के थ्रू ना बनाएं। तो एक और कीवर्ड भी होता है लेट, उसके थ्रू भी हम लोग वेरिएबल को बना सकते हैं। लेट ए, बी और रिवॉर्ड, इसका क्या मतलब है? ये सेम काम करें, दोनों जो है वो वेरिएबल क्रिएट करें। एक तीसरा कीवर्ड भी होता है विच इज कॉन्स्ट। हम लोग कॉन्स्ट के थ्रू भी वेरिएबल्स को बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसको यूज किया है। इस लाइन में हम लोग ने तीन वेरिएबल बना दिए। अब तीनों वेरिएबल के अंदर हम लोग कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाएंगे नेक्स्ट लाइन में। अब इस वाली लाइन में हम क्या करें? इस वाली लाइन में हम लोग इनिशियलाइजेशन करें। इसका क्या मतलब है इनिशियलाइजेशन का? इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने रिवॉर्ड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, उसको हम लोग वैल्यू असाइन करें, उसको हम लोग वैल्यू दे रही है। जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल को वैल्यू देते हैं या वैल्यू असाइन करते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग इनिशियलाइजेशन करें। इस लाइन में हम लोगों ने डिक्लेरेशन किया है। डिक्लेरेशन का मतलब है वेरिएबल को बनाना, वेरिएबल को क्रिएट करना। और इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। जैसे यहाँ पे हम लोग एक रिवॉर्ड नाम के वेरिएबल को 5555 वैल्यू असाइन कर रहे हैं या दे रहे हैं। ओके, अब रिवॉर्ड को तो वैल्यू मिल गई, रिवॉर्ड के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है, लेकिन ए और बी के अंदर अभी तक वैल्यू स्टोर नहीं हुई। अब इस वाली लाइन में हम लोग ए के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं या ए को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और इस वाली लाइन में हम लोग बी को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये कौन सी वैल्यू आ रही है, ए को हम कौन सी वैल्यू दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है विच इज मॉड्यूलस ऑपरेशन। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, इस फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो वैल्यू किसको मिल जाएगी? ए को। अब देखिए यहाँ पे जो रिवॉर्ड की वैल्यू है, हम लोग रिवॉर्ड की वैल्यू इसकी जगह लिखेंगे। ठीक है, 4 टाइम 5, और इसका मॉड्यूलस लेंगे 10 के साथ, जो भी आंसर आएगा वो ए को वैल्यू मिल जाएगी। हम लोग इसको खुद यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसका मॉडुलस हम लोग कैसे लेंगे? 10 5 ज़ा 50, रिमेनिंग क्या रह गया? 5, ऊपर से 5 आ जाएगा। 10 5 ज़ा 50, 5 रिमेनिंग, फिर ऊपर से 5 आ जाएगा। 10 5 ज़ा 50, ये आ गया। ओके, आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। अब ये जो 5 होगा ये क्या है? ये रिमाइंडर है। तो इस वाले यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ये 5 वैल्यू किसको मिलेगी? ए को मिलेगी। जो भी इसका आंसर आया 5 जैसे इसका आंसर आया, ये 5 वैल्यू किसकी होगी? ए को 5 वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब बी को क्या वैल्यू मिल रही है? बी को वैल्यू मिल रही है कि जब हम लोग रिवॉर्ड को डिवाइड करेंगे 10 से, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो बी को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको भी परफॉर्म करते हैं। रिवॉर्ड की वैल्यू क्या है? 5 5 5, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10 के साथ, और लास्ट में देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। 10 5 ज़ा 50, 10 5 ज़ा 50, 10 5 ज़ा 50, 5 आ गया। अब क्योंकि इसका जो डिवाइड करने के बाद जो ऊपर आंसर आ रहा होता है वो इसका आंसर होता है, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ में पॉइंट लगा के फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 0 आ गया। तो अब ये जो आंसर होगा, ये यहाँ पे ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 5 5 5.5, और ये किसको मिल जाएगा? बी को। ओके, अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया, रिवॉर्ड को भी एक आंसर मिल गया, बी को भी एक आंसर, ए को भी एक आंसर मिल गया और बी को भी एक आंसर मिल गया या वैल्यू मिल गई है। ओके, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली ये हम इसको डिस्कस ही नहीं करें। ये क्या होते हैं? ये कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स होते हैं कि आप ये जब आप इस कोड को रन करते हो तो ये कमेंट साथ रन नहीं होते। ठीक है, ये साथ एग्जीक्यूट नहीं होते, ये साथ चलते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आप लिखते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप देखते हो कि इस लाइन में मैंने क्या किया है, बाद में जब मैं इस कोड को पढूं तो मुझे पता हो कि मैंने इस लाइन में क्या किया है। तो इसलिए आप यहाँ पे साथ में लिख देते हो जो आपने इस लाइन में किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे क्या किया है? 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। आपने कमेंट्स के अंदर लिख दिए 3 वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड। ठीक है, ये कभी भी रन नहीं होते, ना इसमें कोई एरर आ रहा होता है। इस लाइन में आपने क्या किया? इस लाइन में आपने वैल्यू असाइन किया एक रिवॉर्ड नाम के वेरिएबल को। आपने इस कमेंट में लिख दिया रिवॉर्ड इज असाइंड द कांस्टेंट वैल्यू 5 5 5। ठीक है, ये जस्ट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे होते हो।
फिर उसके बाद इस लाइन में आपने क्या किया, इसमें आप जो है वो एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। यहाँ पे आपके पास जो है मतलब रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो ए में स्टोर हो जाएगी। इस वजह से आपने यहाँ पे कमेंट में लिखा है रिमाइंडर ऑफ रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय टाइम स्टोर्ड इन ए, ठीक है। ए वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी यही काम किया है। ओके, ये आप कमेंट्स ऐड करो ना करो, इट डजेंट मैटर। ओके, अब इस लाइन में हम क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बेसिकली एक फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ तक जितना कुछ लिखा हुआ है ये आपके वेब पेज के ऊपर शो नहीं होगा, ठीक है। बस ये आपका जो अपना आप विजुअल स्टूडियो या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, बस वहां पे कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, आंसर आपका कहीं भी शो नहीं होगा। कि ए को आंसर मिल गया शो हो जाए, बी को आंसर मिल गया शो हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप चाहते हो कि मैं अपने आंसर को देखूं, ठीक है, वेब पेज के ऊपर देखूं, तो वो आप कैसे करते हो, वो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू अपने वेब पेज के ऊपर आंसर को डिस्प्ले करवा रहे होते हो, शो करवा रहे होते हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या एक फंक्शन है जो कि वेब पेज के ऊपर आपके आंसर को, आपके रिजल्ट को शो करवाता है। अब हम लोग चाहते हैं कि ए की वैल्यू जो आई है उसको भी हम लोग स्टोर करवाएं वेब पेज के ऊपर, जो बी की वैल्यू आई है हम उसे भी स्टोर करवाएं वेब पेज के ऊपर। तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करोगे। ओके, आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करोगे, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो आप इस तरह से सिंगल कोट्स के अंदर जो लिखते हो वो एज इट इज आपका डिस्प्ले हो जाता है। अब अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो कुछ लिखोगे आपके वेब पेज के ऊपर शो होगा, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखोगे, इस ब्रैकेट के अंदर आपने ये सिंगल कोट के अंदर जितना कुछ लिखा है ये आपके वेब पेज के ऊपर एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज, ठीक है, ऐसे ही आपके वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगा। आगे लिखा है कोमा और ए। अब ए एज इट इज नहीं शो होगा कि ए ऐसे शो हो जाए, ठीक है। ए के अंदर जो भी वैल्यू आई होगी, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी आंसर आया है वो ए के अंदर स्टोर होके और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अभी हम लोग विजुअल स्टूडियो के थ्रू इसको रन करके देखेंगे। उसके बाद इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में बेसिकली हम लोगों ने एक टैग यूज किया है विच इज ब्रेक। ब्रेक का टैग क्या काम करता है कि एक लाइन का गैप दे देता है। अब जैसे एक लाइन शो होगी उसके बाद एक लाइन का गैप आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एक लाइन का गैप नहीं आएगा बल्कि जो नेक्स्ट लाइन है, मतलब अब आगे जो भी कुछ लिखना होगा वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक अटैक क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देता है। अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक अटैक यूज ना करते, इस लाइन के अंदर जो भी लिखा हुआ था वो इसी लाइन के आगे डिस्प्ले हो जाता। इसको भी हम लोग अभी करके देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये शो हो गया। इसके बाद आगे वाला जो भी टेक्स्ट होगा, जो जितना कुछ हम लोग लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे लिखा जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद यहाँ पे जो 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 कुछ हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर लिखते होते हैं वो एज इट इज वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। और यहाँ पे क्योंकि ये सिंगल कोट के अंदर नहीं लिखा हुआ इसलिए ये एज इट इज डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि जो भी बी की वैल्यू आफ्टर ऑपरेशन, जो भी हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगी। बस हम लोगों ने इतना ही काम किया है। इसके बाद हम लोगों ने स्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर दिए, बॉडी का टैग क्लोज कर दिया, एचटीएमएल का टैग क्लोज कर दिया। ये हमारे पास इसकी आउटपुट डिस्प्ले हो गई है। आउटपुट क्या आई है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज। अब मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ हम लोग सिंगल कोड के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज हमारे वेब पेज के ऊपर शो होता है। अब उसके बाद ए की जगह क्या आ गया, 5, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 5 आया था, इसका आंसर 5 आया था, इस वजह से यहाँ पे डिस्प्ले हो गया 5। फिर उसके बाद देखें इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ बल्कि नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक का टैग यूज किया था। वो क्या करते हैं कि जितना कुछ हम लोग ब्रेक के टैग के बाद लिखते हैं वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पे भी डबल कोट्स के अंदर जितना कुछ लिखा था वो एज इट इज डिस्प्ले हो गया, एज इट इज शो हो गया। और जो बी की वैल्यू थी क्योंकि वो हम लोगों ने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखी थी तो इस वजह से हमने यहाँ पे शो हो गया। ओके, अब हम लोग जाते हैं विजुअल स्टूडियो पे और अपने आउटपुट को रन करते हैं, सॉरी अपने कोड को रन करते हैं और आउटपुट हम लोग चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आई है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद हम लोग यहाँ से ओपन फोल्डर पे जाते हैं। हम लोग यहाँ पे किसी भी जगह पे अपने फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग डेस्कटॉप में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे जाएंगे, एक हम अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग ऑपरेटर्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यहाँ से मैं सेलेक्ट फोल्डर करूंगी, यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे आएगा, तब हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे यस आई ट्रस्ट द ऑथर, यहाँ पे ऑप्शन आएगा यस आई ट्रस्ट द। ओके, इसको हम लोग यहाँ से क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे HTML की एक्सटेंशन के साथ। फॉर एग्जांपल इसका नाम भी हम लोग ऑपरेटर्स ही रख देते हैं और उसके बाद डॉट HTML की एक्सटेंशन के साथ हम लोग उसको
इस फाइल को क्रिएट करेंगे, फाइल क्रिएट होगी। अभी जो हम लोगों ने कोड डिस्कस किया है उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मैंने कॉपी कर लिया था पहले से, कॉपी करने के लिए हम लोग कंट्रोल C करते हैं। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल V कर दूंगी। एज इट इज वही कोड है जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसको मैं कंट्रोल S करूंगी। कंट्रोल S से क्या होता है, सेव होता है। राइट क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करने के बाद ओपन द डिफॉल्ट ब्राउजर पे जाऊंगी। और यहाँ पे मेरी जो आउटपुट है वो शो हो गई है। ओके। यहाँ पे क्या है कि जो कुछ हम लोगों ने सिंगल कोट के अंदर लिखा था वो एज इट इज डिस्प्ले हो गया है और आगे A की वैल्यू शो हो गई है। फिर उसके बाद जितना कुछ हम लोगों ने सिंगल कोट्स के अंदर लिखा था वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया है और उसके बाद B की वैल्यू शो हो गई है। हम लोग चाहते हैं कि ये एक ही लाइन पे सारा आउटपुट आ जाए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक का टैग यूज किया, अगर हम लोग ब्रेक के टैग को यहाँ से खत्म करते हैं, दोबारा से कंट्रोल S करते हैं, तो अब ये देखें सब एक लाइन में आ गए। तो ब्रेक अटैक हमने क्यों यूज किया था कि जाके ताकि जितना कुछ है आगे हम लोग लिख रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन पे हमारा शो हो। इसके अलावा यहाँ पे जितने कमेंट्स हैं कुछ भी हमारे वेब पेज के ऊपर शो नहीं हो रहे, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। ये जो है वो रन नहीं हो रहे होते, जिससे बाकी कोड रन हुए ये रन नहीं होते। तो इसलिए आप लिखें ना लिखें, इट डजेंट मैटर, जस्ट आपकी अपनी आसानी के लिए होते हैं। ओके, आई होप सो आपको ऑपरेटर्स वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। इनकेस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।